सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास बुक है एनसीईआरटी की है, जो 2024 में जो नया सिलेबस आया है बिल्कुल वही बुक कराने वाला हूं मैं आपको। और एक बात, ये सिलेबस हमारा 2024 नहीं 2023 में ही बदल गया था, लेकिन उस समय ये किताबें छपी नहीं थी। तो ये जो हमारी किताबें हैं 2024 मार्च में छपी हुई हैं, तो इसी पे आधारित हम प्रश्नों को हल कराने वाले हैं। तो जानना ना समझते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये रहा वास्तविक संख्याएं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको भाई वास्तविक संख्या पता होना चाहिए। पता लगे हमने प्रश्नावली निकाली, सवाल नंबर पहला स्टार्ट कर दिया लगाना, लेकिन आपको वास्तविक संख्याएं पता ही नहीं है, चैप्टर के बारे में नहीं पता है। तो वास्तविक संख्याएं क्या है पहले ये जान लीजिए, ठीक है। तो किताब को थोड़ा लगाते हैं साइड पे। तो यहां पे लिखेंगे संख्याएं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए संख्याएं। तो संख्याएं बेटा हमारी दो प्रकार की होती हैं, संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। चलिए समझिए दो प्रकार कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे नंबर एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। नंबर एक वास्तविक संख्या और नंबर दो है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं ऐसे लिखिए, काल्पनिक संख्याएं। चलिए देखो वास्तविक संख्या क्या है ध्यान समझना। तो नंबर एक लिखेंगे, देखो वास्तविक संख्या में नंबर एक लिखेंगे पूर्ण संख्याएं। नंबर एक पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, ये सभी हमारी पूर्ण संख्या होती हैं। फिर इसके बाद लिखेंगे प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4 डैश अनंत तक। इसके बाद हमारी होती है सम संख्याएं, सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, ये सम संख्या होती हैं। फिर इसके बाद विषम संख्याएं, विषम, विषम संख्याएं। तो 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारी विषम संख्या जो 2 से ना कटे। फिर इसके बाद होती हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक, अभाज्य संख्याएं जो किसी से ना कटे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर इसके बाद है हमारी भाज्य संख्याएं, भाज्य, भाज्य संख्या जो कट जाए, किसी ना किसी से कटें, जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ये हमारी कौन सी भाज्य संख्या होती हैं। अब इसके बाद होते हैं हमारे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए जाते हैं, बीच में 0 होता है, इधर 1, 2, 3, 4 डैश डैश, ठीक है। इधर -1, -2, -3, इधर डैश डैश चलता है, ठीक। जो संख्या रेखा आपने यानी संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाया होगा, तो बीच में 0 लिखते हैं, इधर वाली संख्या प्लस की, उधर वाली माइनस की होती है। तो ये अनंत का चिन्ह लगा हुआ, ठीक है। तो ये पूर्णांक होते हैं। फिर इसके बाद परमेय, परमेय संख्या जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है। परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जो भिन्न के रूप में होती हैं। 3/8, 7/9, 11 से 1/2, -1/5, ये हमारी क्या है? परमेय संख्या है, हमारी क्या है? परमेय संख्या। और जो दशमलव वाली होती है वो भी परमेय संख्या होती हैं। 0.5, 3.7, 8 जो बार वाली संख्या है, ये भी हमारी परमेय संख्या होती हैं। चलिए अब अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या वो होती हैं जो अंडर के यानी संख्याओं के ऊपर अंडर का चिन्ह लगा होता है, और अपरमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि √2, √3, 4, √5, 1/√2,
अंडर रूट 2 -1, ये सब क्या हमारी अपर में संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए समझिए। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई। तो प्यारे बच्चों बता दूं, ये सभी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। ये क्या है? ये सभी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं क्या है? वास्तविक, यानी ये सभी हमारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। ये सब क्या है जो मैंने अभी लिखाया है, ये सभी वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आती हैं। तो ये हमारी वास्तविक संख्याएं हो गई जिसका हम अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद दूसरे नंबर 2 पे हमने लिखाया था काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है? अंडर रूट के अंदर की संख्या माइनस की होती हैं। जैसे अंडर रूट -5, अंडर रूट -7, अंडर रूट -11, यानी अंडर रूट के अंदर की जो माइनस की संख्याएं होती हैं उन्हें कहते हैं हम काल्पनिक संख्याएं। और इसका अध्ययन कक्षा 11 में करेंगे, यानी 11th क्लास में पढ़ेंगे इन संख्याओं के बारे में। ठीक है, चलिए भैया। तो उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी। तो हमारा जो चैप्टर है वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। चाहो तो इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं, ऐसे करके यहाँ पे लिख लो, वास्तविक संख्याएं। तो यहां पे लिखेंगे पूर्ण संख्याएं, कामा प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, उसके बाद अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, और उसके बाद है पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय आदि संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, अब इसके बाद हम आपको प्रश्नावली की तरफ लेके चलते हैं। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ पे कुछ हमारे महत्वपूर्ण सूत्र है, पहले उनको थोड़ा समझ लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम का हमारा फुल, यानी एलसीएम का फुल फॉर्म है, तुम्हारा जो एलसीएम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, एलसीएम का अर्थ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो इसका जो कॉमन फैक्टर है इसको हिंदी में कहते हैं हम, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसको हिंदी में कहेंगे महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में लिखा जाता है मासा। क्या लिखा जाता है? मासा, जिसे हम कहते हैं एलसीएम। और एक तरीके की गलती कर दी यार हमने। तो जो हमारा यहाँ पे एलसीएम का फुल फॉर्म देखो, सूत्र बेटा डीपली मैं इसलिए बता रहा हूँ, काफी बच्चे होते हैं जो पढ़ने में ठीक होते हैं तो उन्हें एक एक जानकारी चाहिए, और काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ सवालों से मतलब होता है कि सवाल लग जाए बात खत्म, और काफी बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें बिल्कुल बारीकी से समझाना पड़ता। तो इसलिए तो यहाँ पे जो बच्चे थोड़े कमजोर टाइप के हैं, देखना चाहो तो देख सकते हो, और जो बच्चे थोड़े पढ़ने में ठीक ठाक है तो उन्हें डीपली चाहिए, बहुत ही डीपली ज्ञान चाहिए उन्हें, हर एक चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक शब्द है एलसीएम, इसका यूज होगा। तो एलसीएम यानी कि इसका अर्थ होता है हमारा एलसीएम का, यानी एलसीएम का फुल फॉर्म है लेस्ट कॉमन, यानी कि लेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसे दूसरे शब्दों में, जो हमारी इंग्लिश है, इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम लघुत्तम समावर्तक। क्या कहेंगे? लघुत्तम समावर्तक, यानी कि एलसीएम को दूसरी भाषा में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। तो यहां पे लिखेंगे लघुत्तम समापवर्तक।
ये बोलते हैं, ठीक है। दूसरी भाषा में बोलते हैं लघुत्तम समावर्त है। और फिर लघुत्तम समावर्त को शॉर्ट में लिखते हैं हम लासा। क्या लिखते हैं? लासा। चाहो तो एलसीएम लिख दो, चाहो तो आप लासा लिख दीजिए। अब लासा की हमारी परिभाषा क्या है? जिस छोटी से छोटी संख्या को दी गई सभी संख्याएं पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं उसे दी हुई संख्याओं का लासा कहते हैं। तो ये लासा की परिभाषा होगी हमारी। फिर इसके बाद है यहाँ पर HCF, यानी HCF होता है मासा। हमारा HCF होता है मासा, जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, यानी कि एलसीएम का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे हम महत्तम समावर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समावर्तक। ये यानी कि हमारा हो गया है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम महत्तम समावर्तक बोलते हैं। और दूसरी भाषा में इसे लिखते हैं मासा, ऐसे करके, ठीक। तुम्हारी जो मासा की परिभाषा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे तो दी हुई संख्याओं की मासा कहलाती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जो हमारा सूत्र है उसको देख लीजिए आप। तो एक सूत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां पर लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाली संख्या पलट के अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आकर के यहां पे एक और होता है, यहां पर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। कभी कभार इसकी भी जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। जब हम अनसोल्ड हल कराएंगे तो यहाँ पर कभी कभार कुछ सवालों में ये भी सूत्र यही है। देखो, अरे भैया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये क्या है? ये क्या संख्याओं का गुणनफल है? ये क्या संख्याओं का गुणनफल है? तो यहाँ पे लिखा हुआ पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। तो आपको कौन कौन सा सूत्र याद करना है? इन दोनों में से कोई एक कर लीजिए और इसको भी याद कर लीजिए। तीनों सूत्र हैं एक ही आपके। अब आपको लेके चलते हैं प्रश्नावली की तरफ, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारा सीधा एक उद्देश्य है प्रश्नावली को शुरू करने से पहले उसके बारे में कुछ उदाहरण बताते तब प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। देखो उदाहरण, भैया उदाहरण सीखना बहुत जरूरी है। चलिए, और देखो जिस बच्चे को उदाहरण नहीं देखना है तो वीडियो को आगे बढ़ा के सीधी प्रश्नावली पहुंच जाइए, वहां पे जाके देखिए। और जिस बच्चे को सही तरीके से 95 प्लस नंबर लाने गणित में 95 प्लस नंबर लाने, तो बेटा उदाहरण सहित छापिए। जिस बच्चे ने उदाहरण सहित छाप ली, मैं दावे के साथ कहता हूं उसके 95 प्लस नंबर आएंगे। चलिए, तो जानना समझते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है संख्याओं 4 पे घात n पर विचार कीजिए। संख्याओं 4 पे घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पे घात n अंक शून्य यानी कि 0 पर समाप्त होता है। ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखना। प्रश्न तो आपने देख लिया है, अब इसको किताब को लगाते हैं हम साइड पे। तो यहां पर प्रश्न जो कह रहा है हमारा, देखो संख्या जो हमारी है, संख्या 4 पे घात n, 4 पे घात n है, ठीक है। यहां पे n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, ठीक। ध्यान समझना कैसे इसको हल करते हैं हम। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, देखो संख्या जो हमारी है 4 पे घात n, और n एक प्राकृतिक संख्या है, तो यहां पे लिखेंगे n बराबर 1 2 3 4 5, यही तो प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो n की जगह पे पहले 1 लगाएंगे, तो जो संख्या निकल के आएगी हमारी,
देखो 4 पे घात 1 तो कितना हो जाएगा, ये 4 ही तो रहेगा। अब 4 के गुणनखंड करेंगे तो 4 के गुणनखंड करेंगे कितने, अभाज्य गुणनखंड करने में तो 2 गुणा 2, तो इस 4 के कितने है, 2 गुणा 2। अब n की जगह पे 2 रखेंगे हम, n की जगह पे 2 रखेंगे, पहले n की जगह पे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, यही काम करेंगे। दोबारा से फिर लिखेंगे संख्या बराबर, अब n की जगह पे 2 लगाएंगे तो 4 पे घात 2 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा भैया, इसका मान हो जाएगा 16, और 16 के जब गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक। फिर n की जगह पे 3 लगाएंगे तो दोबारा से संख्या बराबर, तो 4 पे घात 3 हो जाएगा, और जब 4 पे घात 3 होगा तो इसका मान हो जाएगा हमारा 64, और जब 64 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो बेटा इसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा, ठीक है, इसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। तो यहां पर लिखेंगे, तो नई लाइन से लिखेंगे हम संख्या 4 पे घात n, 4 पे घात n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 ही आता है। देखो अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 ही आता है, ठीक है। नई लाइन से लिखेंगे यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है, शून्य पर समाप्त होना चाहती है, तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 का होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, ठीक है, अति आवश्यक है। तो यहां पे लिखेंगे अतः 4 पे घात n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। और ये शून्य पर समाप्त क्यों नहीं होगी, क्योंकि 4 पे घात n है तो n का मान 1 लिया, ठीक, n का मान 1 लिया, तो इसमें देखो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या सिर्फ 2 ही आई है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 ही आया। इसमें भी देखो 2 2 आया, इसमें भी 2 आया है। तो कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होना चाहती, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। जब तक 2 और 5 नहीं आएंगे तब तक कोई संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे लिखेंगे अतः 4 पे घात n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये प्रश्न का हमारा हल हो गया। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा भैया, ठीक। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि बेटा देखो ये प्रश्न है ना हमारा, प्रश्नावली में ये दिया हुआ है। प्रश्न नंबर है हमारा 5। कौन सा प्रश्न नंबर 5 इसी की तरह है हमारा। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए यहां से। अब यहां से उदाहरण नंबर 2 है हमारा, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF यानी मासा और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे संख्या हमारे पास है बेटा, एक 6 है और एक है 20। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड काटने हमें। तो ये अभाज्य गुणनखंड काटने के सबसे देखो, जब भी गुणनखंड काटेंगे आप 2 का भाग लगाएंगे, 3 का लगाएंगे, 5 का लगाएंगे, 7 का लगाएंगे, 11 का लगाएंगे, 13 का लगाएंगे, यानी अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग लगाएंगे, 2 3 6 और 3 1 3। चलिए इसके गुणनखंड काटिए। तो 2 धाम 20, फिर 2 पंजे 10 और 5 1 5। सबसे पहले ये काम करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 6 बराबर 6 के गुणनखंड में 2 गुणा 3, क्या लिखेंगे 2 गुणा 3। फिर इसके बाद 20 के लिखेंगे, तो 20 बराबर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5।
अब यहाँ पे हमें लासा और मासा ज्ञात करना, तो सबसे पहले लिखेंगे मासा। ठीक है, तो मासा लिखेंगे। मासा में क्या होगा, जिसका जोड़ा बन जाता है वही लिख दिया जाता है। देखो ये जोड़ा इसका बन गया बेटा, 2 का बन गया, तो लो इसका मासा हो गया हमारा 2। अब इसके बाद इसका लासा यहीं पे लिखेंगे, लासा। लासा में, तो लासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो मासा निकलता है, पहले मासा को लिखेंगे 2 को। अब इसके बाद जो संख्याएं यहां पर बची हैं, इनका गुणा करके लिख दीजिए। तो कितना बचेगा, 3 2 5, तो 5 दूनी 10। एक बार फिर समझिए, मासा लिखेंगे, जिसका जोड़ा बन जाता है वो मासा लिख लेंगे। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, जोड़ा बन गया, तो ये मासा हो गया। अब लासा, तो लासा निकालने के लिए सबसे पहले मासा लिखेंगे, तो मासा इसका 2 आया। अब जो संख्याएं बची हैं हमारी, ये इनका गुणा करके लिखो, 5 दूनी 10 और 10 तियां 30, तो लो 30। तो कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60। ये प्रश्न का हल हो गया। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब यहां से अगला प्रश्न देखिए, उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में हमारी जो संख्याएं दे रखी हैं, थोड़ा दिखा दें प्रश्न आपको हम। यहाँ पे संख्याएं दे रखी हैं 96 और 404, इनका मासा और लासा ज्ञात करना है। चलिए तो सभी बच्चे लिख लें पहले उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 देखिए, अगर आपने उदाहरण समझ ली तो प्रश्नावली के सवाल आधे से ज्यादा छाप लेंगे आप। तो यहाँ पर है हमारा संख्या, हमारे पास है 96 और इसके बाद है 404। तो इनकी सबसे पहले आवाज गुणनखंड करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 96, तो इसे 2 से काटो, 2 चौकू 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, ये 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, फिर ये 3 एकन 3। इस प्रकार 404 को काटेंगे, इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 0 2 एकन 2। अब ये 101 से ही कटेगा, तो नई लाइन से लिखेंगे यहाँ पर हम 96 बराबर। तो यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 और गुणा 2 और गुणा 3। अब लिखेंगे 404 बराबर। तो ये कितना कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 101। तो सबसे पहले निकालेंगे इसका मासा हम। तो यहाँ पे लिख लेना है मासा बराबर। मासा में क्या होगा, पहले जोड़ा बनाया जाएगा। देखो बेटा इसका जोड़ा बन गया, 2 लिख लिया, और ये बन गया तो ये भी लिख लिया। अब इसके बाद और कोई बनेगा, नहीं बनेगा ना, तो 2 दूनी 4, तो मासा कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे लासा। लासा बराबर, तो लासा निकालने के लिए सबसे पहले मासा कितना 4 है, तो 4 को लिख लीजिए। अब यहाँ पे जो संख्याएं बची हुई हैं, यहाँ पर जो संख्याएं हमारी बची हुई हैं, ये वाली देखो बची हुई हैं, ये इनका गुणा करके हम लिख लेंगे। ठीक है, ये संख्याएं बची, देखो आपको ये सर्कल नहीं करना, हम आपको समझाने के लिए काम कर रहे हैं। ये संख्याएं बची, इनका गुणा करके यहाँ लिख लीजिए। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तियां 24, 24 और गुणा 101। अब इन सब का करा दीजिए गुणा। जब इन सब का गुणा कराएंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 96 और ये 96, इतना निकल के आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से नोट करिए इसको, यहां से स्टार्टिंग से देख लीजिए, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लो। अब यहां से हमारा उदाहरण नंबर 4 है। तो उदाहरण नंबर 4 में जो संख्याएं दे रखी हैं, पहले उदाहरण नंबर 4 में जो संख्याएं दे रखी हैं, एक 6 है और एक 72 है और एक है हमारी 120। ठीक, चलिए तो इन तीनों के पहले गुणनखंड काट लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 6, तो यहाँ पे 2 तियां 6 और 3 एकन 3, फिर 72 काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 तियां 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, फिर ये काटेंगे 3 से, 3 त्रिका 9 और 3 एकन 3। और देखो हमेशा ध्यान, जब ये गुणनखंड काटेंगे तो भाग इन्हीं का लगाएंगे, 2 का भाग, 3 का भाग, 5 का भाग, 7 का भाग, 11 का भाग, 13 का भाग, 17 का भाग, 19 का भाग और 23 का भाग, यानी अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाया जाता है। पता लगे आप इसमें 4 का भाग लगा दो, 6 का भाग लगा दो, इसमें 4 का भाग लगा दो, भाग किसका नहीं लगेगा। देखो बेटा कभी 4 का भाग मत लगाना, 6 का भाग मत लगाना, 8 का भाग मत लगाना, 10 का भाग नहीं लगाना आपको, 9 का भी नहीं लगाना। ठीक, यानी कि जो संख्याएं कट जाती इनका भाग नहीं लगाया जाता है, हमेशा अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाया जाता है। ठीक है, तो 72 काट दिए। अब लिखेंगे 120, ऐसे बिल्कुल हमारी तरह करना आपको। तो ये 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, फिर 2 से काटेंगे 15,
अब ये 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और 5 एकन 5। अब क्या करेंगे देखना, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 बराबर, क्या लिखेंगे 2 गुणा 3, 6 के गुणनखंड है 2 गुणा 3। फिर लिखेंगे 72 बराबर, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह आना चाहिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर इसके बाद लिखेंगे 120 बराबर 2 गुणा 2 और गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5, इस प्रकार। अब यहाँ पे ऐसे लकीर करनी है। अब यहाँ लिखना है हमें मासा, क्या लिखना है मासा, और बराबर नीचे बराबर का चिन्ह, समझिए। तो मासा में जोड़ा बना जाता है। देखो बेटा, ये संख्या तीनों में है जो कॉमन होती है, ठीक, उभयनिष्ठ, मासा उभयनिष्ठ होता है। तो ये 2 तीनों में है, ये वाला 2 तीनों में है, तो ये 2 लिख लिया। अब इसके बाद ये वाला 3, 1 और ये 1 3, ये भी है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया मासा 3 दूनी 6। अब इसके बाद यहाँ पे लासा लिखेंगे, तो नई लाइन से लिख लेना है लासा बराबर। तो लासा निकालने के लिए सबसे पहले मासा, तो मासा कितना 6 है। अब ध्यान समझना बेटा इस चीज में, ठीक, मासा कितना 6 लिख लिया। अब इसके बाद जो संख्या हमने काट दी उनसे कोई मतलब नहीं है। अब देखो इन दोनों में ये 2 लिखा जाएगा, ये 2 2 2 है तो इसमें 1 लिखा जाएगा। अब इसमें ये 2 2 है तो इसमें भी 1 2 लिखा जाएगा। अब इसमें अब संख्या क्या क्या बची है, 3 और 5, तो 5 3 15, गुणा करके यहाँ पे लिख दो 15। लो अब इसका गुणा करा दीजिए आप, तो 15 दूनी 30, 6 दूनी 12, 12 गुणा 30, तो 12 3 36, 360 इसका आंसर आ गया। अब तो भाई प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक। अब चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब यहाँ से आपको हम प्रश्नावली की तरफ लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए आप। तो अब यहाँ से हमारी प्रश्नावली स्टार्ट हो रही है। प्रश्नावली 1.1 और प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले प्रश्न देख लीजिए और किताब को लगाते हैं हम साइड पे, ठीक। इन प्रश्नों को हल करना अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए समझिए। तो पहले लिखेंगे प्रश्न नंबर पहला। और देखो प्यारे बच्चों, जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा में अक्सर गलती क्या करते हैं, देखो जब भी आप प्रश्न हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे देख लीजिए पहले ध्यान से। तो थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए। देखो बच्चे जो गलती करते हैं वो नंबर 1 डाल देते हैं ऐसे करके। अब ये 1 किसका नंबर है बताओ, 5वें का है, 6ठे का है, 7वें का है, 8वें किसका है। तो ये पहले का पहला ऐसे नंबर डालिए हमेशा, ठीक, पहले का पहला। तो जो पहला नंबर है हमारा 140, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, इनका भाग लगाना हमेशा, ठीक है। कभी भी जो हमने संख्याएं नहीं लिखी उनका भाग नहीं लगाना। जैसे कि मान लो 4 का भाग नहीं लगाना है, 8 का नहीं लगाना, 9 का नहीं लगाना, 10 का नहीं लगाना है। इन्हीं संख्या अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाया जाता है। तो हमारा 140 है, तो 140 सबसे पहले 2 से काटिए, तो 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटिए, तो 2 3 6, यहाँ पे 1 बचा, 2 पंजे 10। अब ये 5 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 7 एकन 7 लो हो गया। अब इसे लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका भी देख लीजिए। तो इसको लिखेंगे हम 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दूसरा समझिए भाई, इसका दूसरा है हमारा, तो संख्या है हमारे पास 156, यानी पहले का दूसरा 156, ठीक। चलिए समझिए, फिर 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ठीक, 2 बचा हुआ, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, तो 2 3 6, 2 ने 18, अब ये 3 से कटेगा, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9 और 13 एकन 13, हो गया इसका काम। तो यहाँ पे लिखेंगे 156, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक, हो गया इसका आंसर। चलिए अगला देखिए, नंबर 3 है हमारा 38 25, ये है संख्या हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले से 3 से काट के देखेंगे। 3 से काटने के लिए क्या होगा, यहाँ पे 10 15 3, हाँ 3 से कट जाएगा। ये देखिए 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 22 हो गया, और 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, और ये फिर हमारा 3 से कट जाएगा,
तो देखो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये 3 से हमारा नहीं कटेगा। अब यहाँ से इसको काटेंगे हम 5 से, क्यों 3 से नहीं कटेगा अब ये। तो देखो 5 अट्ठू 40, 5 अट्ठू 40, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे हो गया 25, 55 25। और फिर इसे 5 से काटेंगे तो ये 5 एकन 5, यहाँ पे बचा हुआ 3, 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। अभी 17 से ही कटेगा और 17 एकन 17। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे 38 25 बराबर 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 और गुणा 17। ये हो गया। ठीक है, चलिए भैया, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चौथा, जो पहले का चौथा है हमारा, उसको भी देख लीजिए। पहले का चौथा है हमारा 5005। चलिए समझिए यहाँ पर क्या करेंगे इसके साथ हम। तो सबने 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए इसे आप। तो 5 एकन 5, 0 0 5 एकन 5। अब ये कटेगा हमारा 7 से। तो देखो 7 एकन 7, इसमें 3 बचे हुए हैं। जब 3 बचे तो यहाँ पे 30 हो गए, 30 हो गए तो 7 चौक 28, यहाँ पे 30 हो गए थे और 28 2 बचे हुए हैं तो 3 सत्ते 21। फिर 7 से काटिए इसे। 7 दूनी 14 और 7 एकन 7, फिर 7 से काटिए। 7 तियाँ 21। गलती कर दी कहीं पर हमने, कहीं पर कर दी गलती हमने। देखो 7 एकन 7, 7 एकन 7, यहाँ पे बचा 3, 7 चौक 28। अच्छा हाँ, यहाँ पे 2 बच गए थे ना, तो 7 तियाँ 21 3 होगा, 7 तियाँ 21 3 होगा। ठीक है, अब ये कटेगा हमारा 11 से। किससे कटेगा? 11 से कटेगा। तो यहाँ पे 11 कर लीजिए, माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, 11। तो देखो 11 11 एकन 11, 11 एकन 11, यहाँ पे 3 बचा, वो 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33। ठीक, अब ये 13 है तो इसको 13 से ही काटेंगे और 13 एकन 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार फिर माफी मत चाहते हैं, थोड़ी गलती हो गई यार यहाँ से। चलिए समझिए, इतना गुणनखंड, ये 11 है, ये 143 है और ये 13 है और ये 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 और 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए, इसका अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहले का अंतिम प्रश्न 5वां, इसको भी लिख लीजिए 5वां। तो यहाँ पे जो संख्या हमारी है 74 29, इसके गुणनखंड काटने हमें। तो सबसे पहले देखो ये संख्या हमारी 17 से कटेगी, ये संख्या कटेगी 17 से। तो ध्यान देखो, 20 तक बेटा पहाड़ याद कर लीजिए आप। तो देखो 17, 17 चौकू 68, 17 चौकू 68। तो यहाँ पे बचे हुए 6, तो 6 बचे हुए तो यहाँ पे 62 हो गया हमारा। तो 17 तियो 51, 17 तियो 51, इसमें 51 कम करो तो यहाँ पे 1, यहाँ पर 1 11, तो यहाँ पे, और 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। अब इसको आगे काटेंगे हम, 19 से कटेगा ये हमारा। ठीक है, तो चलिए समझिए, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, ये 43 और 38 आया, 5 बचा हुआ है तो 57 हो गया। तो 19 तियो 57। अब ये 23 से कटेगा और 23 एकन 23 हो गया इसका हाल। अब इसको लिख देंगे हम नई लाइन से, 74 29, 74 29 बराबर 17 गुणा 19 और गुणा 23, ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है प्रश्न नंबर पहला समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 बता रहे हैं हम आपको। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो, वीडियो कहीं नहीं जाएगा यार, एक बार नहीं 4 बार देखो इसे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM, देखो HCF होता है मासा और LCM होता है लासा, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक, यानी कि HCF और LCM। चलिए सब जांच भी करना साथ में। तो प्रश्न एक बार देख लीजिए, क्योंकि किताब उठाने में दिक्कत होती है बार बार में। 26 91 510 और 92 और ये संख्या हमारी। ठीक, प्रश्न यानी दूसरे में 3 प्रश्न, इन तीनों को हल करना है। चलिए अब इसको लगाते हैं 60 पे। अब ये पेज भर गया, अच्छा है जगह सर इधर अभी। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर 2 का पहला।
चलिए समझिए। तो यहाँ पे जो हमारी संख्या है 26 और ये हमारी 91। तो प्यारे बच्चों ये हमारी दो संख्या है, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है। और देखो शुरुआत में ही हम आपको सूत्र बता चुके हैं, स्टार्टिंग में सूत्र बताए तब हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सूत्र भी बताए हैं और इसके बाद इसका बेसिक भी मैंने बताया है आपको। तो पहले 26 के गुणनखंड करिए, 2 से काटिए, 2 एकन 2, 2 3 6, अब 13 एकन 13, 91 करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, ये कटेगा हमारा 7 से कटेगा या तो यार ये देखो 7 एकन 7 एकन 7, यहाँ पे बचा हुआ है हमारा 2 और 7 3 21 पे 13 से कटेगा, 13 एकन 13। तो सबसे पहले इसका मासा निकालेंगे। तो 26 बराबर 2 गुणा 13, इस 26 को लिखेंगे 2 गुणा 13, फिर लिखेंगे 91, 91 बराबर लिखेंगे 7 गुणा 13। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इसका निकालेंगे मासा। तो यहाँ पे लिखेंगे मासा बराबर, मासा में क्या होता है जिसका जोड़ा बन जाता है, देखो ये जोड़ा बन गया हमारा ये, तो इसका मासा हो जाएगा 13। अब इसका निकालेंगे लासा, तो इसी के नीचे लिख देंगे लासा बराबर। तो लासा निकालने के लिए सबसे पहले मासा लिखेंगे, ये वाला मासा 13 तो 13 लिख देंगे। अब इसके बाद जो संख्याएं बची हैं, कौन कौन सी बची हैं, 7 2, तो 7 दूनी 14, गुणा करके यहाँ लिखेंगे, गुणा करा दीजिए इनका। जब गुणा कराएंगे 14 3 42, 14 3 42, यहाँ से लगी 4, 14 1 14, 14 4 18। तो इसका लासा आ जाएगा हमारा 182। अब इसकी करनी है हमें जांच, इसकी करनी है जांच। तो नई लाइन से लिखेंगे जांच। तो जांच के लिए हमने सूत्र बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ये सूत्र बताया था। तो यहाँ पर जो मान रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो देखो पहली संख्या हमारी, देखो बेटा ये पहली संख्या होती है और ये दूसरी संख्या होती है। तो पहली संख्या हमारे पास 26 है तो यहाँ पे 26 लगा देंगे, और दूसरी संख्या 91 है तो यहाँ पे 91 बराबर लासा कितना है, लासा हमारा है 182 और गुणा लासा हमारा 182 है और मासा हमारा है 13, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। ठीक है। तो देखो जब इन यानी कि इसका गुणा कराएंगे यहाँ लिखेंगे और इसका गुणा करेंगे यहाँ लिखेंगे। तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 2366। ठीक, इन दोनों गुणा करेंगे 2366 और इन दोनों का गुणा करेंगे हम, इसका भी 2366 निकलेगा। लो ये दोनों बराबर हो गए, यही हमारी जांच होगी। और प्यारे बच्चों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा मोबाइल से ना जोड़ गुणा भाग घटाना कुछ नहीं करेगा। मोबाइल से कोई बच्चा कुछ भी नहीं करे, खुद अपने आप से करिए बेटा। अगर आप मोबाइल का यूज करते हैं जोड़ गुणा भाग घटाने के लिए तो आप ये मान के चलिए अंदर ही अंदर अपने अंदर बीमारी पाल रहे हैं आप, आपके अंदर कैंसर भर रहा, बता रहा हूं मैं। ठीक है, नहीं तो बोर्ड की परीक्षा में बहुत दिक्कत हो, कैंसर है ये जो अभी मोबाइल से गुणा करो ये बोर्ड की परीक्षा में फूट जाएगा, बता रहा हूँ, मारे जाओगे बेमौत। तो गुणा खुद अपने आप करिए ये। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ से। अब आप कोई भी बच्चा मोबाइल का यूज नहीं करेगा, थोड़ा समय लग रहा है लगने दो, लेकिन खुद से करिए आप। हमारा दूसरे का दूसरा है, तो सबसे पहले 510 की गुणनखंड काटेंगे यहाँ पर 510। इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बचा, फिर 11 हो गया, और तेरी की हाँ सही तो है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर यहाँ पे 2 पंजे 10। अब ये कटेगा हमारा 3 से, तो 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। अब ये कटेगा 5 से, तो जाएगा 5 एकड़ 5, इसमें 3 बचा हुआ, 5 सत्ते 35, 17 से कटेगा, 17 एकड़ 17, 92 को काटेंगे। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 चौकू 8, यहाँ पे 1 बचा, 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, अब ये 23 से ही कटेगा, 23 एकड़ 23, समझिए आगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, फिर यहाँ पे लिखेंगे 92 बराबर 2 गुणा 2 और गुणा 23। चलिए भैया अब यहाँ पे ऐसे लकीर करनी है, जैसे हम छाप रहे हैं वैसे छापना आपको। इधर लिखना है मासा बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह। तो मासा निकालेंगे, सबसे पहले मासा में जोड़ा बनाइए। देखो ये जोड़ा बन गया हमारा, ये बन गया, तो इसको लिख लीजिए 2, ये तो मासा हो गया इसका 2। अब यहाँ पे इसी के नीचे लिख लो लासा,
लासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो मासा निकलता है इसको लिख लो 2। अब इसके बाद जो संख्याएं बची हैं कौन कौन सी बची हैं, देखो 2 3 5 17 23 ये बचे, इन सबका गुणा करके लिख लीजिए। देखो समझो 5 3 15, 5 3 15 और 15 दूनी 30, तो 30 तो हमने ये लिख लिया 30 गुणा 17 गुणा 23 इस प्रकार। अरे भैया इन सब का गुणा करके यहाँ लिख लेना। अब चाहो तो सीधा डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, हमें जितना आता था हमने उतना कर लिया। 5 3 15, 15 दूनी 30, हमें इतना ही गुणा आया तो हमने 30 लिख लिया, फिर 17 ये लिखा, 23 ये लिखा। और आपको पूरा गुणा आता तो पूरा गुणा लिख लो यहाँ पर, अगर बिल्कुल नहीं आता तो सब संख्या ऐसी लिख लो यहाँ पर। तो देखो ये तो हो जाएगा हमारा 2 और 17 3 51, 17 3 51 और गुणा 23। फिर अब जैसा आपको गुणा आता वैसा काम करिए भैया। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और ये 0 और गुणा 23। अब इसका गुणा करा दीजिए, पहले तो ये 0 लगा दो। 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 पूरा लिख लीजिए। 23 दूनी 46 और 23 एकम 23। लो इसका जो लासा निकल के आया है 23,460 ये निकल के आ गया इसका लासा। अब इसकी हमें करनी है जांच, तो जांच करने के लिए यहाँ पे हेडिंग लिखनी पड़ेगी, हमें जांच डाल यानी जांच करके। तो हमारा सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। अब यहाँ पे देखो चाहे पहले मासा लिख दो। प्यारे बच्चों अभी लाइट चली गई थी इसके लिए माफी चाहता हूँ, थोड़ा समझिए। देखो पहली संख्या हमारे पास जो पहली संख्या वो कितनी है, पहली संख्या 510 है, दूसरी संख्या 92 है। तो यहाँ पे लिखना हमें 510 गुणा 92 बराबर, और यहाँ पे जो मासा है कितना है, मासा इसका 2 आया था और गुणा लासा ये आया था हमारा 23,460। चलिए गुणा करा दीजिए इसका। मोबाइल का तो यूज नहीं करना, भले चाहे आप अलग गुणा कर लीजिए। तो जब इसका इधर वाली संख्या गुणा कराएंगे तो हमारा निकलेगा ये 96,920 इतना। इसका गुणा कराइए तो पहले तो ये 0 लगा लो। 2 छंग 12 और 2 चौकू 8 और 1 9 और 2 तियाँ 6 ही रहेगा और 2 दूनी 4 है बराबर। हाँ ठीक सही है, यही उसका उत्तर हो गया, यही हमारी जांच होगी। अर्थात हमारे जो लासा मासा निकले हैं बिल्कुल सही निकले हैं। ठीक है, चलिए भाई एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए यहाँ से आप। अब प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड काटेंगे हम। 336 2 से काटिए इसको, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। चौवन के देखिए, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से काटेंगे तो जाएगा 3 नेम 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। चलिए आगे समझिए। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे भैया 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 7। तो इसके बाद 54 को बराबर लिखेंगे इसको हम 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इतना यह गलत तो नहीं हो गया, हमें तो लग रहा गलत हो गया क्या। 3 त्रिका 9 9 3 17 13 सही है। अब यहाँ पे हमें इसका लिखना है मासा। ठीक दो, तो यहाँ पे लिखेंगे मासा बराबर, तो मासा बराबर, मासा में क्या जोड़ा बनाया था, देखो एक जोड़ा ये बन गया, तो देखो एक ये जोड़ा बन जाएगा, तो ये 2 लिख लेंगे और इसके बाद एक जोड़ा ये बन जाएगा। ठीक है, ये 3 लिख लेंगे, तो 3 दूनी 6, मासा तो हो गया 6। अब इसका निकालेंगे लासा। लासा बराबर, तो पहले तो लासा निकालने के लिए सबसे पहले मासा 6 है तो 6 लिख लीजिए। अब इसके बाद जो संख्याएं बची हुई हैं उनका गुणा करके लिख दीजिए। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56 और 3 त्रिका 9। अब इन सबका करा दीजिए गुणा। तो ये हो जाएगा हमारा 9 छक्का 54
और गुणा 56 ये लिख देंगे। ठीक है, अब तो इसका गुणा करेंगे तो देखो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 56 जा 30, 30 24 आ जाएगा इसका आंसर। देख लें एक बार गुणा करके हम, 30 24। ठीक है, 30 24। अब इसके बाद ये तो निकल के आ गया हमारा लासा। और देखो एक बात बता दूं, जब ये यानी कि ढाई के स्थान आगे वाली संख्याएं बराबर हो, पीछे वाली संख्याओं का जोड़, अरे कुछ नहीं यार, तुम गुणा करिए, बात खत्म, शॉर्ट ट्रिक मारो गोली। अब यहाँ पे इसकी करेंगे जांच। हम जांच करने के लिए सूत्र जो हमारा होता है पहली संख्या। देखिए बेटा सूत्र हर बार लिखिए, क्योंकि आप याद तो करोगे नहीं। याद तो देखो बच्चे क्या होते हैं, बच्चों की सबसे बड़ी अंदर कमजोरी ये होती है, सर प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं और प्रश्नावली स्टार्ट होने के साथ साथ खत्म भी हो जाती है। जो सर उसके सूत्र बताते हैं तो बच्चों को सूत्र ही याद नहीं हो पाते, हम इससे परेशान होते हैं बहुत। बताओ, प्रश्नावली खत्म होगी, बच्चों को सूत्र याद नहीं हुए, तो सूत्र याद आप करते नहीं हो, तो करते नहीं तो बार बार लिख तो लो कम से कम। जब आप बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक आपको। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या जब आप बार बार लिखेंगे तो याद अपना आप बिल्कुल अपने आप हो जाएगा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। चलिए मान लगा दीजिए। तो पहली संख्या हमारी 336 है और दूसरी संख्या हमारी 54 है। ठीक, बराबर मासा कितना 6 है और लासा हमारा यह आया था 30 24। इनका गुणा करा दीजिए, दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। चलिए करिए। भैया मोबाइल का यूज नहीं करेंगे, अगर मोबाइल का यूज करोगे मैं नहीं जानता हूँ क्या हुआ आपके साथ। कर 54, इन दोनों का गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 18 144। अब इसका गुणा करेंगे तो इसका भी गुणा 18 144 ही आएगा। तो ये दोनों पक्ष कैसे हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो भैया प्रश्न नंबर 2 हमारा पूरा कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ लेके चल रहे हैं आपको। पहले एक बार इसको देख लीजिए पूरा, बहुत अच्छे तरीके से लगाना है, कॉपी की बचत नहीं करनी, आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। एक पेज में 4-4 सवाल घुसेड़े आप उसमें, कॉपी की बचत नहीं करनी, आराम से लगाइए अच्छे तरीके से। देखिए हम एक पेज पे एक ही सवाल लगाते हैं, है कि नहीं, देखो बताओ। तो आप भी एक पेज पे एक ही सवाल लगाइए सही तरीके से। अब यहाँ से प्रश्न नंबर हमारा तीसरे का पहला, तो प्रश्न नंबर तीसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी कि HCF यानी मासा और लासा ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखो अभी तक हमने जो प्रश्न नंबर 2 में 2-2 संख्याओं के लासा मासा निकाले, अब इसमें 3-3 संख्याएं आ गई हैं। तो इसमें लासा और मासा कैसे निकालते हैं देखिए। तो प्रश्न नंबर तीसरे का पहला, तो सबसे पहले इनके करें गुणनखंड। तो यानी 12 ऐसे करके, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 15 काटेंगे यहाँ पर। 3 से काटो, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, 21 काटेंगे। तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7 ये। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे लिखेंगे 12 बराबर 2, ये 12 है ना, तो 12 गुणनखंड लिखिए, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसके बाद 15 को लिखेंगे, 15 को लिखेंगे 3 गुणा 5। इसके बाद 21 को लिखेंगे, तो 21 को लिखेंगे हम 3 गुणा 7। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे मासा। क्या लिखेंगे, मासा बराबर। देखिए मासा क्या होता, तीनों में हो। अभी तक 2 में देख रहे थे, अब तीनों संख्याओं में देखिए। यहाँ पर भी देखो, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है, तो मासा कितना हो गया, 3 हो गया। तो एक आंसर निकल के आ गया। अब इसका निकालेंगे लासा, तो लासा बराबर, तो लासा निकालने के लिए सबसे पहले मासा लिखा जाता, तो मासा कितना है, हमारा मासा है 3। अब इसके बाद देखो और कोई संख्या जोड़ा बन रहा कहीं पे नहीं बन रहा है, तो गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 और गुणा 7। देखो भैया 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, हमें 7 का गुणा नहीं आता, तो लगा लो ऐसे करके। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42 और एक ये 0। तो इसका आंसर आ गया हमारा, यानी कि मासा आ गया 3 और लासा आ गया 420। ठीक है, अब यहाँ से इसका दूसरा प्रश्न देख लीजिए आप। दूसरा प्रश्न है, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो यार। चलिए तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा है हमारा, संख्या हमारे पास 17 है, 23 है और इसके बाद 92 है। अब समझिए 17 गुणनखंड काटेंगे हम। 17 को ऐसे लिखेंगे 17
और 17 एकन 17 लो, हो गया इसका काम। फिर 23 के काटेंगे, जब 23 के काटेंगे तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा 23 एकन 23। फिर उसके बाद 92 के काटेंगे तो 92 के 2 से काटिए, 2 चौकू 8 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर 23 से ही कटेगा ये, और 23 एकन 23। चलिए समझिए, तो यहाँ पे पहले 17 लिखेंगे, 17 बराबर 17, ठीक। फिर इसके बाद 23, 23 बराबर 23। फिर इसके बाद लिखेंगे 92, तो 92 बराबर लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 23। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब समझिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक काम करेंगे, देखो 17 गुणा 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, 17 गुणा 1 कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी गुणा 1, 23 ही तो रहेगा यार, अरे 23 में 1 का गुणा करें 23 ही तो रहेगा। यहाँ पर भी हम 1 कर सकते हैं। हमने 1 इसलिए किया क्योंकि, अच्छा 1 हटा दो, यहाँ पर ये 1 हटा दो, कोई संख्या कॉमन मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो अब समझिए, देखो हमने 1 लगाया, देखो यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसका मासा हो जाएगा भैया 1। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका लासा निकालेंगे, तो लासा निकालने के लिए सबसे पहले जो मासा आता है, मासा कितना? 1 है। अब ध्यान समझना इस चीज़ को जरा ध्यान से, ठीक है। देखो मासा 1 लिख लिया। अब इसमें देखो जोड़ा, देखो जोड़ा बेटा ऐसे नीचे नीचे नहीं बनाते हैं, जोड़ा या तो तीनों में बनाते हैं, ध्यान समझो जो बात कहने जा रहे हैं, या तो जोड़ा तीनों में बनाओ, अगर तीनों में बन गया तो वो हो गया मासा, ठीक। अब तीनों के बाद दोनों में बनाओ, तो देखो लासा निकाल रहे हैं, तो पहले तो मासा लिख दिया। अब देखो पहले इन दोनों में देखो जोड़ा 23 का बन रहा है, जोड़ा 23 का बन रहा है, तो ये 23 लिखा जाएगा। अब इसके बाद क्या क्या बचा हुआ है? 2 दूनी 4 बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ? ऊपर 17 बचा हुआ है। अब इसका गुणा करा दीजिए, तो 23 चौकू 4 तो 12 हासिल 1, और 23 चौकू 4 दूनी 8 9 92, और गुणा 17। इसको हल करिए, तो 17 दूनी 34 के 4 हासिल 3, और 17 निम्मा 153, 153 में जोड़ेंगे 17 दूनी 34 3, 17 दूनी 34 के 4 हासिल 3, 17 निम्मा 153, और 153 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 156, ठीक। ये इसका हो जाएगा लासा। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ से वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो यार। 23 गुणा 4 और गुणा 17, ठीक सही है, 15 64। अगला प्रश्न समझिए। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बार फिर समझा दें आपको। देखो ये हमने 17 गुणनखंड लिखे, ठीक। यहाँ से मैं आपको थोड़ा ये चीज़ दोबारा समझा दे रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न हमारा सही है, यही छापना, बस समझ लीजिए आप, लिखना यही है लेकिन छाप यानी कि समझ लो थोड़ा ध्यान से। देखो एक बार फिर समझा दें, 17 बराबर 17 लिखा हमने, ठीक है। फिर 23 बराबर 23 लिखा, फिर इसके बाद 92 बराबर हमने कितना लिखा? 2 गुणा 2 गुणा 23। अब यहाँ पे निकालेंगे मासा। अब मासा क्या होता है? तो देखो इसमें कोई संख्या किसी का जोड़ा बन रहा है, तीनों में देखिए 3 संख्याओं वाला ना, तीनों में कोई जोड़ा बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, कोई संख्या ऐसी कोई संख्या है नहीं जो तीनों में हो, नहीं है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी गुणा 1 लिख लेंगे, यहाँ पर भी गुणा 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी गुणा 1 लिखेंगे। 1 गुणा 1 लिखने पे संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 17 है तो 17 ही रहेगा। तो देखो 1 ये 1 ये 1 ये, तो इसका मासा कितना आ गया? 1 आ गया। अब इसके बाद इसका लासा निकालेंगे, तो लासा निकालने के लिए पहले मासा लिख लो, मासा कितना? 1 है। अब इसके बाद इसमें जोड़ा कौन सा बना? देखो ये 23 का बन गया और एक ये 23 का बन गया, तो ये 23 लिखेंगे। अब इसके बाद संख्याएं कौन कौन सी बची? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 17, यानी कि यहाँ पे 4 गुणा 17 बचा हुआ, इसका गुणा करा दीजिए, आंसर निकल के आ गया हमारा, ठीक है। ये प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न समझिए आप। अब यहाँ से प्रश्न नंबर चलेगा हमारा, इसी का है तीसरा, ठीक है। चलिए तीसरे का तीसरा, ध्यान सुनना इसको। तो यहाँ पे संख्या हमारे पास है 8 है, 9 है और ये 25 है, बिल्कुल इसी की तरह है। तो पहले 8 के गुणनखंड काटेंगे। देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको गुणनखंड सीधे आते सीधे लिख दीजिए। 8 है तो 8 को लिख दो 2 गुणा 2 गुणा 2, क्या परेशानी है? तो छोटी मोटी संख्याओं के गुणनखंड ऐसे लिख दिया करो, कोई ड्रामाबाजी करने की जरूरत नहीं, आप ये करो। अगर छोटी मोटी संख्याएं हैं तो उन्हें सीधे गुणनखंड ऐसे करके लिख दीजिए, और कोई ड्रामाबाजी करने की जरूरत नहीं है आपको। तो 8 को ये लिख सकते हैं, 9 को क्या लिखेंगे?
3 गुणा 3, 25 को क्या लिखेंगे, 25 को लिखेंगे 5 गुणा 5। ठीक, कोई दिक्कत है, नो परेशानी। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मासा यार। चलिए अब ये बताओ इसमें कोई संख्या इन तीन, एक संख्या ऐसी बताओ जो तीनों में हो, एक संख्या ऐसी बताओ जो तीनों में हो, है कोई? नहीं है ना, तो यहाँ पे गुणा 1 लगा सकते हैं, गुणा 1 लगा सकते हैं, गुणा 1 लगा सकते हैं, तो यही 1 लिख दिया जाता है। ठीक है, अब लिखेंगे इसका लासा। लासा कैसे, तो लासा के लिए सबसे पहले मासा, मासा कितना 1 है। अब देखो इसके बाद और कोई जोड़ा बना है यहाँ पर, बताओ कोई जोड़ा बना है इसमें? नहीं बना है। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो गया, 8 लिख दो। अब ये कितना हो गया, 9 हो गया, और ये कितना हो गया, 25 हो गया। तो 25 अट्ठे 200 और गुणा 9 और 9 दूनी 1800, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे समझिए, देखो सबसे पहले हमने मासा निकाला था, अब मासा के बाद देखो यहाँ पे 23 का जोड़ा बन गया था, तो जोड़े में एक 23 लिखा जाएगा, पता लगे ये 23 लिख लो, दोनों 23 लिख लो तो गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, इस प्रश्न को भी कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 4। अब प्रश्न नंबर 4 है, इस प्रश्न को जरा ध्यान समझना। देखो प्रश्न कह रहा है, यानी इन दोनों संख्या, ये हमारे पास दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का मासा, इन दोनों संख्याओं का मासा 9 है, इन दोनों संख्याओं का मासा 9 है, और इन दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करना हमें। एक बार फिर समझिए, इन दोनों संख्याओं का मासा 9 है और इन दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। तो इसको थोड़ा साइड पे लगाएं। तो हमारे पास जो संख्याएं हैं, हमारे पास 306 और इसके बाद अगली संख्या है हमारी 657, और इन दोनों संख्याओं का मासा, यानी मासा बराबर दे रखा है 9 और लासा ज्ञात करना। तो जो हमारा सूत्र होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, ये हमारा सूत्र होता है। तो बेटा पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 306 है, तो यहाँ पे 306, और दूसरी संख्या कितनी है हमारी है 657 बराबर, और मासा कितना है 9 है, और लासा हमें पता नहीं। इसको हल कर लीजिए, 9 से काटिए। बेटा जब वीडियो बनाओ ना शांत हो जाओ करो। अब देखो 9 है, ये 9 से या तो ये वाली संख्या काटो या फिर ये वाली संख्या। 9 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, लेकिन दोनों में से एक ही काटनी है आपको, नहीं तो पता लगे 9 से ये भी काट दो ये भी काट दो। तो देखो 9 1 का 9, तो इसको काट दीजिए। 9 3 27, इसमें 3 बचा हुआ, 9 चौक 36। तो प्यारे बच्चों इधर लासा बचा हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे लासा बराबर, अब इधर 34 गुणा 657, इन दोनों का गुणा करके इधर लिख दीजिए। गुणा कितना आएगा, 34 गुणा 657। ठीक, 34 गुणा 657, एक बार देख लें। 9 3 27, इसमें बचा हुआ 3, 9 चौक 36, सही है। फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो इन दोनों गुणा आएगा निकल के 22 338, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा भाई। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए यहाँ से। अब प्रश्न नंबर है हमारा 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे घात n शून्य पर समाप्त हो सकती है, ये प्रश्न है हमारा। तो जो हमारे यहाँ पे संख्या, तो नई लाइन से लिखेंगे संख्या 4 पे घात n, और n एक हमारी प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृत संख्या। तो नई लाइन से संख्या बराबर 4, और सॉरी माफी चाहता हूं प्यारे बच्चों, 6 यहाँ पर 6 कर लीजिए, 6 पे घात n। ठीक है, तो नई लाइन से लिखेंगे n बराबर, देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, ऐसे डैश पता नहीं कितनी है। अब n की जगह पहले 1 लगाना है, n की जगह पहले 1 लगाना है, तो संख्या, तो यहां पर n की जगह पे
एक लिखेंगे तो संख्या बराबर 6 पे घात 1 और 1 घात लिखी नहीं जाती है। अब इस 6 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 6 को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इस 6 को लिखेंगे भैया देखो 2 गुणा 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर पहले हमने n बराबर 1 रखा, जब n की जगह पे 1 लिखा तो 6 पे घात 1 हो गया। अब n की जगह पे 2 लगाना है, यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो रखने पर, रखने पर। चलिए तो देखो संख्या 6 पे घात अब 2 लगाएंगे, जैसे 6 पे घात 2 लगाएंगे तो प्यारे बच्चों इसका मान 36 हो जाएगा। अब 36 के गुणनखंड करेंगे, 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, अरे भैया 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। चलो एक और करके देख लीजिए दोबारा से। संख्या बराबर, तो अब यहाँ पर लिखेंगे 6 पे घात 3, और जब 6 पे घात 3 तो इसका मान होता है 256, 256 नहीं 216 होता है, 216 ये होता है। अब इसके गुणनखंड करेंगे, तो जब इसके गुणनखंड करेंगे तो हमारा जो इसका गुणनखंड निकल के आ जाएगा 2 गुणा 2 और गुणा 2, फिर ये 3 गुणा 3 गुणा 3 ये निकल के आ जाएगा। अब ये बताओ, देखो हमने 6 के यानी कि 6 पे घात 1 रखी तो इसका आंसर 6 आया, 6 पे घात 2 रखी तो 36 आया, 6 पे घात 3 रखी तो इसका मान आया 216। और जब इनके गुणनखंड करें तो यहाँ पे 2 3 2 3 2 3 3 यूज हो रहे हैं बार बार, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या, यहाँ पे लिखेंगे संख्या 6 पे घात n के अभाज्य गुणनखंडों संख्या 6 पे घात यानी कि अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 3 ही आता है, आता है ठीक है। यानी कि जब हमने 6 के, अरे भाई संख्या 6 पे घात n है तो इसके जब अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 और 3, 2 तथा 3 ही तो आया, देखो 2 3 2 3 2 3 यही तो आया भाई, तो लिखा 2 तथा 3 ही आता है, ठीक है। नई लाइन से लिखेंगे यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है, शून्य पर समाप्त होना चाहती है, तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 का होना अति आवश्यक है। यदि कोई संख्या शून्य पे समाप्त होना चाहती है तो उसमें 2 और 5 होना बहुत जरूरी है। 2 और 5, देखो यहाँ पे 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया, 2 आया लेकिन 5 नहीं आया, 2 आया लेकिन 5 नहीं आया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 का होना अति आवश्यक है। तो नई लाइन से लिखेंगे अतः संख्या 6 पे घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए, यहां से इसकी स्टार्टिंग करेंगे आप। देखिए यहाँ पर हमने ये आपको समझाने के लिए ये काम किया है, हमने ये आपको ये समझाया है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 6 पे घात 4 लेंगे, 6 पे घात 5 लेंगे, लेकिन 5 कहीं नहीं मिलेगा, आएगा 2 3 ही यूज होगा, लेकिन 5 कहीं नहीं आएगा, बता रहा हूँ। तो आप करना चाहो तो ये थ्योरी लिख सकते हो, और नहीं तो काफ़ी लोग तो ये हिंदी लिखा देते हैं इस प्रकार जो मैंने लिखाई है, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको ये सब कुछ बताया है, ठीक है। क्योंकि 6 के जब गुणनखंड करें तो यहाँ पे 2 3 आया, यहाँ पर भी 2 3 यूज हुआ, यहाँ पर भी 2 3 यूज हुआ, आगे भी यही प्रोसेस चलती रहेगी। यहाँ पे 3
यहाँ पे 2 3 बार आया, अब की बार 2 4 बार आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार ये चलता रहेगा हमारा। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए यहाँ से। अब यहाँ से प्रश्न नंबर है हमारा 6, इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर, तो यहाँ पे संख्या हमारी है 7। 2 प्रश्न है, एक ये और एक ये। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये बता रहा भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इनका कारण लिखना है हमें। चलिए समझिए। तो प्रश्न नंबर है हमारा 6। तो जो हमारे पास पहली संख्या है 7 गुणा 11 और गुणा 13 और प्लस 13, हमें ये बताना ये संख्या भाज्य क्यों है। चलिए समझिए। तो यहाँ पे देखो पदों की संख्या बेटा 2 है। कितनी? 2। एक पद ये, यानी कि देखो एक पद ये है और एक पद ये, तो इन दोनों पदों में 13 कॉमन लेंगे। जब यहाँ से हम 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 7 गुणा 11, यहाँ पर बचेगा प्लस 1। ठीक है, समझिए। तो यहाँ पे 13, तो ये हो जाएगा हमारा 11 सत्ते 77 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 13। कितना हो जाएगा? 13, और ये हो जाएगा हमारा 78। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, अब आगे समझिए। तो यहाँ पे 13 गुणा ये 78 है ना प्यारे भाई, जो 78, तो 78 को हम इसके गुणनखंड लिख दीजिए आप। 78 के लिख दीजिए गुणनखंड। क्या क्या लिखेंगे देखो, 78 है ना हमारा, 13 छक 78, 13 गुणा 6 ऐसे लिख सकते हैं, 13 गुणा 6। और चाहो तो और बढ़ा सकते हो उसे, 13 गुणा 2 गुणा 3। लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले ये 13, फिर इन दोनों का जोड़ 78, 78 को 13 छक 78। ठीक है, फिर इसके बाद 6 को 2 गुणा 3। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो संख्या ले ली हमने, मान लो 19 ले ली, 19 के गुणनखंड काट सकते हैं आप? 19 के गुणनखंड काट सकते हैं? नहीं कटेंगे ना। और समझिए, हमने मान लो ले लिया 23, आप 23 के गुणनखंड काट सकते हो? नहीं काट सकते ना, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड कुछ नहीं होता, खुद में एक होता है। इसका अभाज्य गुणनखंड संख्या ही होती है। तो अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या के, एक बार समझिए, अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या एक ही होती है। जैसे कि 19 है, तो इसकी ये खुद में अभाज्य है और एक ही गुणनखंड है इसका। तो यहाँ पे देखो कितने गुणनखंड है, 1 2 3, 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 के अभाज्य गुणन खंडों की संख्या 2 से अधिक है। 2 से अधिक है, अतः संख्या भाज्य है। ये लिखना, बस हो गया काम आपका। ठीक है, चलिए अगला एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए यहां से आप, यानी कि जिस प्रश्न में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक है, 2 भी हो, 2 या 2 से अधिक है, तो वो संख्या हमारी कैसी होती है? भाज्य होती है। देखो यहाँ पे 2 से अधिक है, 2 हो या 2 से अधिक हो, वो संख्या हमारी भाज्य कहलाती है। क्योंकि अभाज्य गुण यानी अभाज्य संख्या, तो उसके गुणनखंडों की संख्या एक ही होती है। जैसे कि 19 है तो 19 ही रहेगी हमारी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर इसका दूसरा देखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ 7 गुणा 6 और गुणा 5 और गुणा 4 गुणा 3 और गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये दूसरा प्रश्न आ गया हमारा, छठे का दूसरा। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, छठे का दूसरा। तो यहाँ पे देखो बेटा, एक संख्या हमारी ये है, पूरी एक संख्या ये है और एक ये है, तो इन दोनों संख्याओं में 5 कॉमन है। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे। जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। अब ये एक लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, चलो यहाँ पे लिख लो। अरे भाई यहाँ पे संख्या 2 हमारी, एक संख्या ये और एक ये, तो इन दोनों संख्याओं में 5 है, ये भी 5 और ये भी 5 है। तो 5 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 6 7 4 3 2 1 बचा हुआ, और ये प्लस का जब ये 5 कॉमन चलाएगा तो यहाँ पे 1 बचा हुआ है। गुणा करा दीजिए इनका 5, तो 7 छक्का 42, 7 छक्का 42
और चलो 42 लिख लो पहले, और गुणा 4 12 12 दूनी 24 और प्लस 1 तो 5। इसका जब गुणा कराएंगे तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 की 8, हासिल लगी 4, और 24 चौको 96, 96 और 4 100 और प्लस 1। ठीक है, चलिए समझिए। तो यहाँ पे 5 गुणा कितना हो जाएगा, ये 1009 हो जाएगा। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है यार, कुछ मत करिए। अब यहाँ पे देखो गुणनखंड की यानी संख्या कितनी, 2 है ना, संख्या 2 है। तो देखो आप इसके गुणनखंड ढूंढोगे तो बहुत परेशानी पड़ जाएंगे आप। तो आपको कुछ नहीं करना, इतना ही छोड़ देना बस। आगे आपको आगे लिख देना है संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। ठीक है, के अभाज्य गुणन अभाज्य गुणन खंडों की संख्या 2 है। कितनी है, 2 है। देखो अगर किसी संख्या के 2 अभाज्य गुणनखंड है तो भी संख्या भाज्य होती है। अरे भैया ये बताओ, मान लो 4 है, 4 भाज्य संख्या क्या होती है, जो कट जाती है, तो इसके गुणनखंड कितने होते हैं, 2 दूनी 4। जैसे 6 है तो इसके कितने होंगे, 2 3 6, तो इसके 2 ही तो है, तो ये संख्या भाज्य हो गई ना। अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 है, कितनी, 2 है, तो वो संख्या भाज्य होती है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 है, अतः संख्या भाज्य है। बस हो गया प्रश्न आपका। देखो आपको ये गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ दीजिए और हिंदी लिख दीजिए। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने ड्रामाबाजी की है तो आप 13 गुणा 78 लिख लीजिए, 13 गुणा 78, तो यहाँ पे ये लिख देना। ठीक है, इस प्रकार ये चीज हिंदी से नोट करिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से आप। अब यहाँ से प्रश्न नंबर हमारा 7 है, उसको भी देख लीजिए आप। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि भी दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये बताना है। ठीक है, तो करना क्या, बहुत इजी सवाल है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में 2 संख्याएं हैं, एक तो हमारी 18 है और एक हमारी 12 है। इस प्रकार तो 18 को लिख सकते हैं हम, 18 को लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, और 12 को लिखेंगे हम, 12 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, अब इनका हमें लासा निकालना है, हमें इसका निकालना लासा। तो देखो डायरेक्ट लासा कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लासा बराबर, जो डायरेक्ट लासा कैसे निकालते हैं, पहले इनका जोड़ा लिखा जाता है। तो देखो एक जोड़ा ये बन गया, लासा निकालने के लिए सबसे पहले मासा लिखा जाता है। ठीक, ये जोड़ा बन गया तो ये जोड़ा लिख लीजिए। अब इसके बाद ये जोड़ा लिख लीजिए। तो बेटा ये 3 दूनी, सॉरी माफी चाहता हूं, 3 होगा यहाँ पर, 3 दूनी 6 मासा हो गया इसका। लासा निकालने के लिए सबसे पहले जोड़ा लिखा जाता है। देखो ये जोड़ा बन गया, इसका एक लिखेंगे और इसका एक लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या बच गया, 3 दूनी 6 बच गया, 3 दूनी 6 बच गया, तो इसको भी लिख लीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 6 और 6 36, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 मिनट, यानी 36 मिनट बाद वो पुनः मिल जाएंगे आपस में। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो भैया वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम में, जहां पर भी इसको शेयर करना चाहें शेयर कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।